स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, हमने नाइट्रोजन्स फैमिली पढ़ाई थी आपको। नाइट्रोजन्स फैमिली में सबसे पहले मैंने अमोनिया बनाने का हैवा प्रोसेस आपको कराया। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, इसके बाद था इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो इस बार रिड्यूस लेवल्स में इस टॉपिक को काट दिया गया है। अब आते हैं हम नाइट्रिक एसिड्स। तो ये आपके पास इस बार भी है, यानी नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, सर्वप्रथम इसको किसने बनाया था। तो जो नाइट्रिक एसिड है 1658 में सोरे नामक 1658 में ग्लोवर्स ने किया था। ग्लोवर ने इसकी खोज करी और उन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से इसे बनाया। किससे? पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण से इसको बनाया। इसको इसलिए सोरे का क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। अगर आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ना हो तो आप सोडियम नाइट्रेट की हेल्प से भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिएक्शंस लिख रही हूँ दोनों प्रोसेस में। प्लस H2SO4 गिव्स आउट KHSO4 प्लस HNO3 एंड सेम रिएक्शन से पोटेशियम की जगह सोडियम आ जाएगा, बाकी गिव्स आउट ये बन जाएगा आपका NaHSO4 प्लस HNO3। तो जो लैबोरेटरी मेथड्स है, लैबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, हमने इसकी हेल्प से ही बनाना, चाहे पोटेशियम नाइट्रेट हो चाहे सोडियम नाइट्रेट हो। इसे हम एक रिटार्ड में लेंगे और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे, दोनों की बराबर बराबर मात्रा लेंगे और इस प्रकार से गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल की वाष्प उत्पन्न होगी और जिसे हम ग्राही के फ्लास्क में लेकर ठंडा करके द्रवावस्था में प्राप्त कर लेते हैं। इसमें रिटार्ड को अधिक गर्म नहीं करना। रिटार्ड को अधिक गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल का जो अधिकांश भाग है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यदि हम नाइट्रिक अम्ल को, अगर हम रिटार्ड को अधिक गर्म करते हैं, अधिक गर्म करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल का जो अधिकांश भाग है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में क्या जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इसका जो औद्योगिक निर्माण की विधि है, यानी जो आपका इंडस्ट्रियल मेथड्स कहलाता है, औद्योगिक निर्माण की विधि यानी इंडस्ट्रियल मेथड्स, वो दो प्रकार से है उसकी, यानी दो मेथड्स है। फर्स्ट मेथड तो आपके पास है इसमें बर्कलैंड एंड आइट की विधि, बर्कलैंड एंड आइट की विधि। और जो सेकंड है वो है आपके पास, दूसरा है ओस्टवाल्ड। कौन सा है? ओस्टवाल्ड प्रक्रम। तो जो बर्कलैंड आइट्स की विधि है, बर्कलैंड और आइट की जो विधि है, उसमें क्या होना है, जो सोडियम जो आपका नाइट्रोजन्स है, सिंपल जनरली बता रही हूँ, जो नाइट्रोजन्स होती है वो ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है और नाइट्रिक ऑक्साइड में दोबारा से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसका भी एक एप्रेटिस होता है, मगर हमारे उसमें जो ओस्टवाल्ड प्रक्रम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही हर बार पूछा जाता है। अगर आपके पास नाइट्रिक अम्ल आएगा तो नेचुरली है वो ओस्टवाल्ड प्रक्रम ही आएगा। ओस्टवाल्ड मेथड्स, ओस्टवाल्ड मेथड में आपने क्या करना है, एक इसमें 3 प्रकार से एक कंटेनर लेना है और इस कंटेनर में आपने, एक होगा आपका कैटलिस्ट चैम्बर, दूसरा होगा ऑक्सीडेशन चैम्बर और तीसरा होगा एब्जॉर्प्शन चैम्बर। तो यहाँ पे मैं डायग्राम की हेल्प से इसको समझा रही हूँ। ये सबसे पहले आपका यहाँ पे प्लैटिनियम की जाली आप लगाएंगे। तो प्लैटिनियम की जो जाली है वो इस प्रकार से इस वाले कूलिंग में, यानी जो आपके पास ये जो कैटलिस्ट चैम्बर है वो वहां पे कैटलिस्ट का क्या करेगा, कार्य करेगा। यहां से आपने अमोनिया के साथ एयर पास करनी है। ठीक है, अमोनिया और एयर आप यहां से पास करेंगे कैटलिस्ट चैम्बर पर, जहां पे प्लैटिनियम की क्या होंगी, गेज लगी हुई होती है। यहाँ पर इसके बाद एक कूलिंग
प्रोसेस आता है, यानी जो आपके पास यहाँ पे बना नाइट्रिक ऑक्साइड्स, उसको आप कूल करेंगे। तो कूल करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक कूलिंग स्पेस है और मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ। और ज्वाइन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपका नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के रूप में। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये ऑक्सीडेशन चैम्बर है, ठीक है, ऑक्सीडेशन चैम्बर, जहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। ये रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त हुआ। यहां पर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर, और ये यहां से जाएगा और ये यहां पर मैं इसको एब्जॉर्प्शन टावर में ले जा रही हूँ। कौन से टावर में, एब्जॉर्प्शन टावर में। तो यहाँ पर आप एक एब्जॉर्प्शन टावर लगाएंगे। एब्जॉर्प्शन टावर लगाने के लिए आपको ऊपर से इसमें वाटर प्रवाहित करनी है और ये इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो आपको प्राप्त होगा वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपका नीचे के साइड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और यहाँ से वेस्ट जो गैसें हैं वो बाहर निकल जाएगी। तो 3 प्रकार के चैम्बर है। पहला आपका लिख रही हूं मैं कैटलिस्ट चैम्बर, दूसरा है ये कूलिंग, आपके पास क्या है, ये कूलिंग वेजल्स है, यहाँ पे गैस ठंडी होगी। और उसके बाद ये जाएगी ऑक्सीडेशन चैम्बर पर, जहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे से प्रवाहित होते हुए एब्जॉर्प्शन टावर में जाती है, जिसको कहते हैं अवशोषण स्तंभ, ठीक है, जहां पे ऊपर से क्या गिरता रहता है, जल गिरेगा। तो ये यहाँ पर आप ऐसे दिखाएंगे जल को गिरते हुए, ये तो ये ओस्टवाल्ड मेथड्स है जो औद्योगिक निर्माण की विधि कहलाती है। तो इसमें 3 टावर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला कैटलिस्ट चैम्बर, दूसरा ऑक्सीडेशन चैम्बर, और तीसरा आपके पास आएगा एब्जॉर्प्शन अवशोषण टावर। ओके, तो इस प्रकार से पहले चैम्बर में प्लैटिनम की जो जाली लगी है वो किसका कार्य करेगी, उत्प्रेरक का कार्य करेगी। तो इसकी जो रिएक्शंस है आपने एग्जाम में कैसा लिखना है, ओस्टवाल्ड मेथड्स, सिंपल से एक डायग्राम बनाना है जैसे मैंने बनाया है, सेम इसी तरीके से आप उसे बना सकते हैं। और जो उसमें मेन पॉइंट है, जैसे कैटलिस्ट है प्लेटिनियम, उसको दिखाएंगे, यहाँ एयर पास करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे और यहाँ पे आप नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। अब मैं इसमें रिएक्शंस के माध्यम से आपको समझाती हूँ। जो अमोनिया और वायु होती है वो आपकी होनी चाहिए, अमोनिया यानी NH3 और प्लस एयर, ये 1 वॉल्यूम्स यानी 1 आयतन और 10 आयतन 1 वॉल्यूम और 10 वॉल्यूम के रेशो में इसको लिया जाता है, ठीक है। तो गिव्स आउट करके प्लैटिनियम 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ता है। ये नाइट्रिक एसिड्स और वाटर में नाइट्रिक एसिड यहाँ पे बन जाता है। अब जो नाइट्रिक एसिड है आप ऑक्सीडेशन चैम्बर में ले जा रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन चैम्बर में जब जाती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। इसका सेकंड स्टेप ये रहा। थर्ड स्टेप है, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स H2O से क्रिया करके क्या बना देती है, नाइट्रिक एसिड बना देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हो गया। और ये क्रिया अगर आप ध्यान देंगे तो नाइट्रिक एसिड के साथ इसमें नाइट्रस अम्ल भी बनता है, जो नाइट्रस अम्ल अपने आप दोबारा से नाइट्रिक अम्ल में और नाइट्रिक ऑक्साइड में और वाटर में टूट जाता है। फिर ये दोबारा से प्रोसेस शुरू होता है और इस प्रकार से आपकी नाइट्रिक एसिड बन जाती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से बर्कलैंड और आइट्स की विधि में, बर्कलैंड और आइट्स की विधि में आप नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं लास्ट स्टेप में, वही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये 3 रिएक्शंस आपने लिखनी है और एक शॉर्ट सी थ्योरी आपने लिखनी है और आपका प्रोसेस ऑफ ओस्टवाल्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड्स। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ। तो नाइट्रिक एसिड रंगहीन द्रव होता है,
प्रकाश की उपस्थिति में ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड में धीरे धीरे अपघटित हो जाती है। इसमें से धूम्र भी निकलता है जिसे कहते हैं फ्यूम्स, ठीक है, और एक तीव्र गंध वाली गैस होती है और जल में अत्यधिक विलय होती है। तो जब इसका बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है और ये फफोले बना देती है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? तो सबसे पहला इसका फर्स्ट है एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर, ठीक है। एसिडिक नेचर में क्या है, जो नाइट्रिक एसिड्स है वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाता है। यानी अगर आप नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं और इसको जल से क्रिया करा रहे हैं लिक्विड में, तो ये यहाँ पर आपके पास हाइड्रोनियम आयन और प्लस क्या बना देता है, नाइट्रेट आयन। ये भी एक्वा फॉर्म में होता है और ये भी एक्वा फॉर्म में होता है। तो पूर्ण आयनन के कारण ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, एसिडिक टेंडेंसी रखता है और ये नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो रिएक्शंस के थ्रू मैं इसको समझा रही हूँ एसिडिक नेचर्स को। तो सबसे पहले मैंने लिखा बेसिक से जब ये क्रिया करेगा नाइट्रिक एसिड यानी NO से क्रिया करेगा तो ये सोडियम नाइट्रेट बना देगा और प्लस H2O। साथ में आप बैलेंस भी करते जाइए। ऑक्सीजन 3 और 1 4, 3 और 1 4 बैलेंस है। दूसरा एसिडिक ये है आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड्स और गिव्स आउट ये बनेगा आपके पास फेरिक नाइट्रेट FeNO3 होल थ्राइस और प्लस वाटर्स। तो अब इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर नाइट्रेट आयन 3 है तो नेचुरली ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जैसे 3 से हाइड्रोजन 3 हुए तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और बाकी सब बैलेंस है। इसी प्रकार से इसकी थर्ड रिएक्शन एसिडिक प्रॉपर्टी में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड्स और गिव्स आउट करके ये बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट 3 बैलेंसी। कैल्शियम नाइट्रेट में 2 आएगी क्योंकि कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है 2। तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स और प्लस आपके पास कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पे नाइट्रेट 2 से बैलेंस किया तो बाकी सारा बैलेंस है। ओके, कार्बोनेट है तो नेचुरली CO2 गैस आपकी इसमें निकलेगी ही निकलेगी। ओके, अब हम आते हैं इसका अपघटन, कंबंसन कहते हैं जिसे, किस प्रकार से ये अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखी हेडिंग अपघटन। ये इसका पॉइंट नंबर 2, एक एसिडिक प्रॉपर्टी, दूसरा अपघटन। साधारणतः पर जो प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल धीरे धीरे अपघटित होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है, और ये द्रव में घुलकर पीला रंग देती है। तो नाइट्रिक अम्ल को गर्म कीजिए तो ये बना देगा आपका वाटर प्लस NO2 और प्लस O2। ओके, तो यहां पर आपके पास ये क्रिया अपघटन की है। क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑक्सीकारक गुण पर। ऑक्सीडेशंस प्रॉपर्टीज। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है और ये नवजात ऑक्सीजन देता है। जब आप नाइट्रिक अम्ल को गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और प्लस नवजात ऑक्सीजन इसने दिया। ओके, अब ये नवजात ऑक्सीजन जो देता है यही ऑक्सीकारक का गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। देखिए नाइट्रोजन जब नाइट्रिक अम्ल जब ऑक्सीकारक का गुण प्रदर्शित कर रहा है तो वे विभिन्न प्रकार के मेटल्स, नॉन मेटल्स, सब मेटल्स सभी से मेटोलाइट से क्रिया करता है और विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। तो इसमें सबसे पहले अधातुओं से यानी नॉन मेटल से रिएक्शन विद नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल्स है उसमें मैं कहूंगी सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, फास्फोरस को फास्फोरिक ऑर्थोफास्फोरिक एसिड में क्या कर देता है, ये ऑक्सीकृत कर देता है। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है सल्फर। नाइट्रिक अम्ल के साथ आप रिएक्शंस कराइए
तो ये बना देगा H2SO4 प्लस NO2 और प्लस H2O। अब आप बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 4 2 6, यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रिक अम्ल भी 6 से हो जाएगा NO2 और यहाँ पे ये 2 से बैलेंस हो गया। इसी प्रकार सेकंड है कार्बन प्लस नाइट्रिक एसिड्स, तो ये बन जाता है CO2 प्लस NO2 और प्लस आपका क्या बन जाएगा वाटर। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे आया, नाइट्रोजन्स यहाँ पे 2 और 1 3 4, तो 4 से जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा फास्फोरस प्लस HNO3, तो ये बना देगा आपका H3PO4 प्लस NO2 और प्लस H2O। ठीक है, ये बना आपका। तो क्या 5 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा H3PO3, यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये H2O बैलेंस है, बाकी 2 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये होगा। अब आते हैं उपधातु यानी मेटलाइट से किस प्रकार से ये क्रिया करेगा, लिखिए सेकंड। उपधातु से क्रिया, तो उपधातु में एक आर्सेनिक ले लीजिए और एक एंटीमनी ले लीजिए। ठीक है, तो आर्सेनिक की रिएक्शंस आप नाइट्रिक अम्ल से जब कराएंगे तो आर्सेनिक क्या करता है, आर्सेनिक एसिड्स बनाता है। तो जब नाइट्रिक अम्ल से H3AsO4 और प्लस NO2 और प्लस H2O। ऐसे ही एंटीमनी है SbHNO3 गिव्स आउट H3SbO4, ये बोलता है एंटीमोनिक एसिड्स और प्लस NO2 और प्लस आपके पास H2O। बैलेंस कर लेते हैं 4 3 7 5 से 5 नाइट्रिक एसिड्स और वाटर। ये तो ये आपकी उपधातु से क्रिया है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम आते हैं, क्योंकि ये धातु से क्रिया करेगा रिएक्शंस विद मेटल्स। यहाँ पे रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी में पहला पार्ट A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए और इसको C मानिए, रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, तो रिएक्शन विद मेटल्स में क्या क्या आपके पास आता है ये अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, हम उत्पाद की प्रकृति में निम्न कारकों पर यह निर्भर करेगा, जैसे धातु की प्रकृति, अम्ल का सांद्रण और उस पर ताप। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, मैं इसको लिख देती हूँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातुओं का ऑक्सीकरण। ठीक है, ये रहा, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर कौन है और हाइड्रोजन से नीचे कौन है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमने पहले लिखा विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स के लिए ऑक्सीकरण, जो मेटल्स है उनका ऑक्सीकरण किया गया। तो इसमें मैं ले लेती हूँ पहला पार्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ओके, ये दोनों Mn और ये। तो देखो मैग्नीशियम फर्स्ट रिएक्शन से प्लस HNO3, तो गिव्स आउट मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2। ओके, और इसी प्रकार से हम इसमें सेकंड रिएक्शंस Mn की ले लेते हैं। मैं इसको यहीं पे बता देती हूँ आपको, जैसे है Mn प्लस HNO3, तो सेम प्रोसेस में बनेगा Mn NO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2 गैस। ठीक है, तो ये दोनों आपकी रिएक्शंस हो गई है। अब आते हैं इसमें हम मेटल्स में, ये मैंने पहला कराया आपको मैग्नीशियम, ये जिंक Zn। ठीक है, जिंक के साथ, तो जिंक के साथ जब ये रिएक्शंस करेगा तो ये 4 प्रकार से करता है। फर्स्ट, जब हमारे पास ठंडा एवं कैसा होगा, ठंडा एवं अतितनु। अतितनु का मतलब होता है
या 5% या 6% ही आपके पास क्या होगा, 6% या 5% ही आपके पास क्या होगी, नाइट्रिक अम्ल की क्या होगी मात्रा, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो उस वक्त ये जिंक नाइट्रेट तो बनाएगा, क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट, और एक बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, NH4NO3। तो फर्स्ट रिएक्शन में लिख रही हूँ जिंक प्लस HNO3 गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट और प्लस अमोनियम नाइट्रेट और प्लस कितना, वाटर। बैलेंस करते हैं हम इसमें, नाइट्रोजन 2 और एक 3 से इसका चला जाएगा। और ये 3। ओके, सेम इसी प्रकार से दूसरी होगी हमारी ठंडे एवं तनु। तनु का मतलब है आप उस वक्त 20% क्या लेंगे, नाइट्रिक अम्ल लेंगे। तो यह है क्या बनाता है आपका जिंक नाइट्रेट, तो जैसे बन रहा है वैसे ही बनेगा, जिंक नाइट्रेट वैसे ही बना, और प्लस N2O नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। तो Zn प्लस HNO3 गिव्स आउट ZnNO3 होल ट्वाइस N2O और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, ये इस टाइप से बनेगा। तीसरा है ठंडा एवं सांद्र। ठीक है, सांद्रता कितनी होगी उस वक्त, 50%। नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो यहां पर जो क्रिया है जिंक प्लस HNO3 गिव्स आउट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO और प्लस H2O। और इधर बैलेंस किया तो 2। इसी प्रकार से इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है 70% नाइट्रिक अम्ल, यानी आप कहेंगे सांद्र से क्रिया। तो जब सांद्र से ये क्रिया करेगा तो ये NO2 बनाएगा, NO2 बनाता है। ठीक है, तो ये आपका NO2 बना दिया मैंने। अब इसको बैलेंस करेंगे, 4 से किया 2 + 2। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने जिंक की रिएक्शंस बताई, 4 रिएक्शंस की जिंक इससे क्रिया करता है, तो सेम इसी प्रकार से आपका आयरन हो गया। आयरन का भी सेम प्रोसेस होता है, तनु एवं इससे नाइट्रिक एसिड से 50% या 70%। तो वो इसी प्रकार से आयरन के साथ भी सेम रिएक्शंस करेगा। और यहाँ तक कि अगर आप जैसे लैड हो गया, इससे भी क्रिया करा सकते हैं। तो लैड में वो केवल 2 प्रकार से क्रिया करेगा, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, जिंक की भांति क्रिया करता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद जिंक के बाद तीसरा स्टेप है हमारा कि किससे क्रिया करनी, लैड के साथ, PB। जब ये लैड के साथ क्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन से ऊपर है, लेकिन लैड तथा हाइड्रोजन के अपचयन विभव में अधिक अंतर नहीं है। इस सभी क्रिया की सामान्य अवस्था में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन्स नहीं निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल से ये नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके ये ऑक्सीकृत हो जाता है, जो नवजात ऑक्सीजन नाइट्रिक अम्ल से निकलती है। और जो लैड है, पहला स्टेप इसका है लैड का, नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया कर रहा है तो ये लेड नाइट्रेट बना देगा, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NO और प्लस वाटर।
इसी प्रकार दूसरा इसका क्रिया होगी लेड प्लस HNO3 इज इक्वल टू लेड नाइट्रेट प्लस NO2 और प्लस H2O। तो दोनों को मैं बैलेंस कर लेती हूँ। ये तनु है और ये क्या है, सांद्र। ओके, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे NO बना और यहाँ क्या बना, NO2 बन गया। तो बैलेंस करते हैं पहले, ये 300 जाएगा। ये मैंने बैलेंस कर दी। ओके, तो इस प्रकार से आप लेड के साथ इसकी क्रिया से दिखा सकते हैं। यह हाइड्रोजन से क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। अब हम आते हैं इसके साथ विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे तत्व, जिसमें आपके पास कॉपर है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग लिखेंगे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित, हाइड्रोजन से जो नीचे स्थित हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, धातु का ऑक्सीकरण। ओके, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब इसमें सबसे पहले मैं कॉपर करती हूं कॉपर के साथ। तो कॉपर में मैं 2 रिएक्शंस दिखाऊंगी तनु के साथ, ठंडे एवं तनु एवं गर्म एवं सांद्र। तो पहला पार्ट है ठंडे एवं तनु नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें हो जाएगा कॉपर HNO3 CuNO3 होल ट्वाइस NO और प्लस H2O, तनु एवं ठंडा ये। ओके, और कॉपर नाइट्रेट बैलेंस किया, गरम एवं सांद्र। तो कॉपर प्लस HNO3 ये गरम एवं क्या है, सांद्र। गिव्स आउट CuNO3 होल ट्वाइस NO2 और प्लस H2O। 2 से बैलेंस किया, 2 NO2 और ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आपकी जो रिएक्शंस है वो कॉपर के साथ ये कहती है, मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया, काफ़ी सारी रिएक्शंस इसमें हैं। तो सेकंड हम इसमें ले लेते हैं, कॉपर पहला पार्ट था इसका, दूसरा पार्ट में इसका लेती हूँ, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, Ag यानी सिल्वर के साथ। तो जब ये सिल्वर के साथ रिएक्शंस करेगा तो आपके पास होगा ठंडे एवं तनु और गरम एवं सांद्र। ठीक है, ठंडे एवं तनु के साथ। तो ये हो जाएगा आपका Ag प्लस HNO3 गिव्स आउट नाइट्रिक एसिड बनता है और क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 प्लस वाटर और प्लस NO। ठीक है, इसको बैलेंस किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रिक एसिड 2 और 3 AgNO3। ठीक है, सेकंड है गरम एवं सांद्र के साथ, मिल जाएगा Ag प्लस HNO3। तो ये बन जाएगा AgNO3 प्लस H2O और प्लस क्या बनेगा, NO2। बाकी रिएक्शंस पूरी कंप्लीट है। ठीक है, एक मैं आपको इसमें मैंने बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी से हाइड्रोजन से ऊपर जो स्थित है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ, ये इससे नीचे स्थित है, मतलब ऊपर है मगर मैं करा देती हूँ एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम के साथ विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्योंकि ये ऊपर है तो ये एल्यूमिनियम पर कोई क्रिया नहीं करता। इसका कारण होता है सतही ऑक्सीकरण। क्या होता है इसका कारण, सतही कारण होता है और वो कारण है
ऑक्सीकरण। तो होता क्या है, जो एल्युमिनियम होता है वो सतही ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्यूमिना Al2O3 की एक पतली परत बना देता है, पतली परत बना देता है। इसलिए यह एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता। क्रिया नहीं करता, ठीक है, वो नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में ही नहीं आ पाता। और हम इसी प्रकार से इसमें मरकरी की रिएक्शंस लिख सकते हैं कि मरकरी किस प्रकार से क्रिया करता है। तो सेम मरकरी भी Ag की भांति ही कार्य करता है। ओके, तो आप मरकरी की क्रिया भी इसमें लिख सकते हैं। ये वाला ऊपर है, ये जो मैंने नीचे लिखा है इसको आप वहां डाल सकते हैं, डालना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब नाइट्रिक अम्ल द्वारा यौगिकों का ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये तो मेटल्स हैं। अब नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकरण किस प्रकार से करता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन विद कंपाउंड्स। यौगिकों के साथ किस प्रकार से क्रिया करता है, तो पहला है H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा H2S प्लस HNO3, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, वाटर और सल्फर। सल्फर ऑक्सीकृत हो गया। बैलेंस करेंगे हम रिएक्शंस को, 3 से 2 4 और सल्फर 3। सेकंड है पोटेशियम आयोडाइड्स को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। Ki प्लस HNO3, तो ये बन जाएगा I2 प्लस KNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड्स और प्लस वाटर। नाइट्रिक ऑक्साइड 6 से 2 4 6। इसी प्रकार फेरिक सल्फेट की उपस्थिति में फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। थर्ड पॉइंट है फेरस सल्फेट को H2SO4 की उपस्थिति में फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा FeSO4 H2SO4 HNO3 Fe2SO4 होल थ्राइस NO और प्लस H2O। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। ये आपका बैलेंस होकर के ये इस प्रकार से आ गया। इस प्रकार जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है फेरस सल्फेट के साथ संयोग करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर दोबारा से फेरस सल्फेट के साथ संयोग कर लेता है और ये एक भूरे रंग का FeSO4 और NO, ये ब्राउन कलर का इस अभिक्रिया में NO की पहचान के लिए नाइट्रिक परसेंट भी किया जाता है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बना देता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्रिया में नाइट्रेशन। नाइट्रेशंस जो बेंजीन के साथ जब ये क्रिया करता है नाइट्रिक ऑक्साइड्स कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये नाइट्रोबेंजीन बनाता है C6H5NO2 और प्लस वाटर, ठीक है।
अब ये हमारा टॉपिक था कि हमने किस प्रकार से नाइट्रेशन इसका किया। तो ये एलिफैट जो एरोमेटिक्स है बेंजीन, उससे क्रिया करके ये बना देता है नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रेशन क्रिया कहलाती है। और इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण, लैंग्वेज स्टूडेंट्स खुद अपने नोट्स में लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण। जैसे सपोज आपका कार्बनिक यौगिक है C12H22O11 और आप इसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं तो ये ऑक्सैलिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? ऑक्सैलिक एसिड। और NO2 और प्लस क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार रिएक्शंस को अच्छी तरीके से देख लीजिए। कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सधुम नाइट्रिक एसिड्स। अच्छा, इसमें मैं एक टॉपिक लिखा रही हूं, आम्लराज। आम्लराज क्या है, एक नंबर में आता है। तो आम्लराज में समझाती हूं क्या होता है। आम्लराज 3 भाग कंसंट्रेट HCl और 1 भाग कंसंट्रेट HNO3, इस पूरे को मिला करके कहते हैं आम्लराज। ओके, 3 भाग कंसंट्रेट HCl और 1 भाग कंसंट्रेट HNO3 के मिक्सचर को आम्लराज कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें मैं बताऊंगी सधुम नाइट्रिक एसिड्स क्या है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड्स क्या होता है। देखिए, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड्स। देखिए, सधुम नाइट्रिक एसिड्स हम नॉर्मली जो सांद्र अम्ल, जो नाइट्रिक अम्ल की जो नॉर्मलता होती है वो 16N होती है, ठीक है। और उसमें 70% तो हमारे पास 70% नाइट्रिक एसिड होता है और शेष क्या होता है? जल। शेष उसमें क्या रहता है? जल होता है। और जो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल होती है, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल में 100% नाइट्रिक एसिड्स होता है। सधुम नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की जो सधुम नाइट्रिक एसिड में जो HNO3 है, इसकी प्रतिशत मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? 98% होती है। अगर अधिक मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें घुली रहती है, अगर अधिक मात्रा में क्या है आपके पास? अधिक मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स गैस घुली रहती है और NO2 के घुले रहने के कारण इसमें से सधूम्र निकलते हैं या इसको बोलिए धूम्र निकलते हैं। और इसे हम सधूम्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये शुद्ध नाइट्रिक अम्ल की कंपैरिजन में क्या होती है? अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या है? अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो सधुम नाइट्रिक एसिड का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, किसे कहते हैं, तो मैंने आपको इसमें समझा दिया। अब आते हैं नाइट्रिक अम्ल की संरचना कि कैसे बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल की जो संरचना है। तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल अनास जो इस प्रकार से बना है, H, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे N, डबल बॉन्ड O। ये देखो HNO3, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, देने वाला है, ये लेने वाला। इसके 2 स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, HON सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे से इसमें डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रिक एसिड्स का स्ट्रक्चर है। अब इसके क्या उपयोग हैं, यूजेस क्या है इसके? तो यूजेस आपको मालूम ही है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, उर्वरक बनाने में
पॉइंट नंबर 2 आपने लिखा औषधि बनाने में, औषधि हो गया, इत्र हो गया, रंग हो गया, आदि बनाने में। और तीसरा पॉइंट हो गया आम्लराज बनाने में, और चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं विस्फोटक पदार्थ जैसे नाइट्रो, ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो, टॉल्विन आदि बनाने में। ओके, और हम यहाँ पर इसको जब ऐसे कह रहे हैं तो यहाँ पर आपको मालूम ही है धातु क्रम में भी इसका उपयोग किया जाता है, धातु क्रम में भी। तो काफी सारे इसके उपयोग है। तो इस प्रकार से जो हमारा नाइट्रिक एसिड्स है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और स्टूडेंट्स आप इसके नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट।